नमस्कार। मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू कॉल इट कंट्रोवर्शियल, यू कैन कॉल इट ए रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन, बट पॉइंट ये है कि हर एक को इसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आफ्टर ऑल ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये है क्या, why there so many people they talk about it, so over to you. सर, आप हम अगर ये तीन वर्ड्स को देखेंगे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसी में इसका पूरा मीनिंग है। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए समान। सिविल मतलब जो हमारे लॉ में सिविल और क्रिमिनल ये दो साइड होती है। तो सिविल साइड मतलब जो क्रिमिनल साइड नहीं है, अगर हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब जिसमें इंक्लूड होगा शादी या फिर डिवोर्स या फिर अडॉप्शन, फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजें सिविल के अंदर आती हैं। तो ये उस सिविल की बात हो रही है। और तीसरा चीज है कोड। कोड मतलब ग्रुप ऑफ एक्ट्स, मतलब अलग अलग कानूनों का एक समूह जिसको हम कोड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पूरा मीनिंग इसका ये है कि जो सबके लिए समान कायदा हो या फिर कोड हो, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे पहला हम देखेंगे कि कहाँ पे ये बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आने की जरूरत है या फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 44 में। उसमें ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एंडेवर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। यहाँ से हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड चालू हुई। तो अगर कोई बोलता है कि बीजेपी ने डिमांड चालू की है या फिर संघ ने डिमांड चालू की है, तो ऐसा नहीं है। ये डिमांड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर हम एक तरीके से बोले तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये डिमांड चालू की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आना चाहिए। जो उस टाइम पे नहीं हो सका, वो कम से कम आगे जाके हो, ये उनकी इच्छा थी। तो ये है सर यूनिफॉर्म सिविल कोड। डॉक्टर अंबेडकर का जो उस टाइम का स्टेटमेंट है उसमें प्रॉब्ली उन्होंने कहा था कि अभी हमारी सोसाइटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है, या फिर लोग शायद नहीं समझते इसके बारे में कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसका एप्लीकेशन रहेगा और क्या कंट्री को फायदा रहेगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम एक ही तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए तो एज ए कंट्री हमें क्या फायदा होगा, लीगल सिस्टम को क्या फायदा होगा, सोसाइटी को, कम्युनिटी को क्या फायदा होने वाला है इससे। करेक्ट सर। तो सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पहले हम पहले देख लेते हैं कि हमारे जो अभी लॉज हैं उसमें अलग अलग कम्युनिटीज के लिए क्या डिफरेंस है। पहले वो समझना चाहिए, राइट। तो पहला चीज हम बात करेंगे शादी का, राइट, मैरिज। तो अगर हिंदूज में आप देखेंगे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी रिलीजन है इंडिया में, तो हिंदू में बायगैमी इज एन ऑफेंस। मतलब बायगैमी मतलब पहली वाइफ है या फिर पहला पति है, उसके जीते जी शादी चल रही है, उस टाइम पे अगर आपने दूसरी शादी की तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। ओके। 7 साल की सजा। तो हम्म। ये हिंदूज के लिए लॉ है, ठीक है। अभी आप इस सजा को अगर समझना चाहते हैं, तो अगर किसी ने हाफ मर्डर किया तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, ये प्रोविजन है। तो मतलब अगर हाफ मर्डर के लिए 10 साल है और दूसरी शादी के लिए 7 साल के आसपास है, मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा क्राइम ये माना गया है हमारे कानून में। करेक्ट। ओके। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस्लाम में, जो इस्लामिक लॉ इंडिया में अभी चल रहा है, उसमें 4 शादी अलाउड है एक ही टाइम पे। मतलब अगर किसी को पांचवी शादी करनी है तो वो पहली वाइफ को या फिर पहली चार में से किसी भी वाइफ को डिवोर्स देके पांचवी शादी कर सकता है, और छठी भी कर सकता है, सातवीं भी कर सकता है। जैसे जैसे डिवोर्स देता जाएगा तो आगे शादी वो कर सकता है। ये लीगली अलाउड है। इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। ये लीगली अलाउड है। तो ये हाँ डिफरेंस है सर। गणेश जी, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ये जो आपने इंटरप्रिटेशन बताया, काफ़ी लोगों को ये इंटरप्रिटेशन मालूम नहीं है। उनको तो लगा कि हाँ, चार शादी अलाउड है तो भैया ठीक है, 4 वाइफ्स ही कैन हैव। मगर आपने जो इम्प्लीकेशन बताया इसका कि आप एक को डाइवोर्स कर दो तो फिर यू कैन ऐड ऑन। तो आप एक्चुअल में तो ये हो सकता है कि आप सारी जिंदगी यू कैन ऐड ऑन, अगर करेक्ट आप करेक्ट करेक्ट। उसमें उसमें कोई डाइवोर्स भी रिस्ट्रिक्शन करते नहीं। रहो, शादी भी करते रहो, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। राइट। और उसको और एक चीज है जो हमको देखनी चाहिए कि डिवोर्स कितना इजीली लिया जा सकता है। अगर आप देखेंगे हिंदूज में डिवोर्स आपको कोर्ट से ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है, इन दोनों ने डिसाइड कर लिया
कि हम एक दूसरे को डिवोर्स करना है, फिर भी उनको कोर्ट में जाके कोर्ट से डिवोर्स का ऑर्डर लेना पड़ेगा, करेक्ट। ओके। बट मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स में काफी डिवोर्स के टाइप्स हैं जिनके लिए उनको कोर्ट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके। आप और आपको मैं अभी उनके अगर मुस्लिम इस्लाम में जो अलग अलग डिवोर्स के टाइप्स हैं, अगर उसके बारे में आपको बताऊंगा, 1-2 मिनट में बताता हूँ सर। तो तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, ये दो मेन टाइप है। और मेन चीज ये है कि इस्लाम में तलाक देने का अधिकार सिर्फ पति को है, और पत्नी को अधिकार तब है जब पति उसको अपना अधिकार दे। मतलब मैं पति हूं और मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा, चलो मैंने तुमको मेरा ये तलाक देने का अधिकार तुमको दिया, अब तुम इसका उपयोग कर सकती हो। अगर ये नहीं किया गया तो पत्नी के पास तलाक का अधिकार नहीं है इस्लामिक कानून के हिसाब से, ठीक है। अभी उसमें गवर्नमेंट ने एक कानून लाया है जिसमें जो औरत है इस्लाम में कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकते हैं, बट उसका उपयोग बहुत कम होता है इंडिया में, क्योंकि तलाक देने वाला मैक्सिमम केसेस में पुरुष ही होता है। अभी तलाक देने के लिए कितना इजी है मैं आपको बताता हूँ। तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, ये दो मेन टाइप है तलाक के। तलाकुल बिद्दत तो आपने सुना होगा सर, ट्रिपल तलाक इज तलाकुल बिद्दत, ठीक है। ट्रिपल ओके। तलाक में क्या होता है कि मैंने एक ही बार में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो मेरा तलाक हो गया, मतलब वो इर्रिवोकेबल है। और इतना तक है कि अगर मैं नशे में हूं और फिर भी मैंने बोला तो भी वैलिड है। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मैं पति नशे में है और उसने ट्रिपल तलाक नशे में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया, उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें कोई विटनेसेस वगैरह की जरूरत नहीं होती? कुछ नहीं है उसमें, विटनेसेस वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। जो मगर हमारा सुन्नी अभी संप्रदाय तो में गवर्नमेंट जो जो चेंज तलाक, लेके आई है उसमें तो कुछ मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन लेडीज को मिला है ना? हाँ तो अभी गवर्नमेंट ने, अभी पहले क्या हुआ सर, पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया, शायरा बाहू और यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। इस केस में ये हुआ कि शायरा बाहू के 15 साल की शादी के बाद उसके पति ने उसको ट्रिपल तलाक का यूज करके, मतलब एक बार एक ही टाइम पे तलाक 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 बोल के डिवोर्स दे दिया। तो शायरा बाहू गई सुप्रीम कोर्ट और उन्हें बोला कि ये मेरे फंडामेंटल जो राइट है मेरे, उसका अगेंस्ट है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोल दिया कि हाँ भाई ट्रिपल तलाक इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने लॉ बनाया कि ट्रिपल तलाक अगर कोई देता है आज के टाइम पे तो उसके ऊपर केस होगा। तो ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, मतलब ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है। अगर कोई ट्रिपल तलाक देने की कोशिश करता है या कोई देता है तो उसके ऊपर केस चलेगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जो दे रहा है उसके ऊपर केस क्यों चले, वो जेल क्यों जाए। तो उनको ये समझना चाहिए कि हिंदूज में भी बायगैमी अगर कोई करता है तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है, राइट। मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया है कि भाई ट्रिपल तलाक दे रहा है तो उसको सजा दी तो मुस्लिम के साथ पक्षपात है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदूज में भी अगर बायगैमी आप करते हो तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सर। ओके। तो ओके। ये प्रोविजन अभी गवर्नमेंट ने लाया है ट्रिपल तलाक के मामले में। इसके अलावा सर जो मेन टाइप है वो तलाक उल सुन्नत है। तलाक उल सुन्नत में उसमें क्या होता है कि मैंने अगर 3 बार तलाक बोला मेरे पूरे लाइफ में, मेरी वाइफ को, मतलब मैंने समझो आज एक बार तलाक बोला, 5 साल बाद तलाक बोला, और उसके बाद 5 साल बाद तलाक बोला, जब भी मैं तीसरी बार तलाक बोलूंगा तो मेरा डिवोर्स हो गया। और ओके। उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद एक इद्दत पीरियड होता है। इद्दत पीरियड मतलब 3 मंथ्स का पीरियड होता है। वो इसलिए होता है कि वो वाइफ कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, वो चेक करने के लिए वो इद्दत पीरियड होता है। ओके। तो और एक होता है तलाकुल सुन्नत में, उसका नाम, उसको बोलते हैं हसन। उसमें आप अगर कंटिन्यूस 3 महीना, मतलब जनवरी में आपने एक बार तलाक बोला, और ये कब बोलना है आपको, जब वो वाइफ के पीरियड नहीं चालू है, मतलब पवित्र टाइम पे बोलना है, ऐसा बोला गया है वहां पे लिखा है। तो जनवरी में आपने एक बार बोला, फरवरी में एक बार बोला, मार्च में एक बार बोला, मार्च में आपने बोल दिया, आपका तलाक हो गया। उसके बाद बिद्दत पीरियड चालू होगा, इद्दत का पीरियड चालू होगा 3 महीने का, और उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा। अभी ये हो गया कितना इजीली डिवोर्स दे सकते हैं, ठीक है सर। इसमें और एक चीज है, मेंटेनेंस। अभी हिंदूज में अगर समझो किसी ने डिवोर्स दिया, तो उसको, अगर वो वाइफ पैसा नहीं कमा रही है, तो उस वाइफ को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। मतलब जितना मैं कमा रहा हूँ, जितना मेरा लेवल है, स्टेटस है, उस स्टेटस के हिसाब से वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा।
ठीक है सर। लेकिन इस्लाम में अगर समझो मैंने मेरी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, तो उसका जो मेरे शादी के टाइम पे जो मेहर फिक्स हुई थी, और आपको बताता हूँ इंडिया में 85% केसेस में एक सर्वे किया था वुमेन इस्लामिक एसोसिएशन ने, 85% केस में ये मेहर की अमाउंट 1,000 रुपए के आसपास है। 1,000 रुपए। तो अगर मैं पति हूँ और मेरे को अगर डिवोर्स चाहिए, तो मैं खाली 1,000 रुपए अपनी वाइफ को दे दूंगा, बोल दूंगा हो गया तलाक, अब ये बच्चों लो और तुम अपने अपना अपना देखो, कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब गणेश जी एक बात बताओ। कितना इजी पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर एक आदमी शादी करके तलाक देके आराम से, उसको कोई हाँ, टेंशन मैं नहीं है। समझ गया। मतलब ये जो पूरा जो सिस्टम मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब वो ये है कि वुमेन के या लेडीज के ये अगेंस्ट में है पूरा सिस्टम। तो चलो, ट्रिपल तलाक का तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, तो जो सारा इशू मालूम है किस बात पे आ जाता है? ये इस बात पे आ जाता है कि मुस्लिम्स के अंदर पोलीगैमी ऑथराइज्ड है या लीगल है, या मतलब उनकी शरीयत ने उसको परमिशन दी है। तो लेकिन जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, उसमें सक्सेशन भी है, प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, लेडीज की और जितने राइट्स हैं वो सब भी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉइंट डिस्कस होता है वो ये शादी वाला ही डिस्कस होता है। तो और ऑब्वियसली जैसे ओवैसी ने एक बार कहा भाई कि हमें 4 शादियां ऑथराइज हैं, तो यू आल्सो डू दैट वे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्री के लिए आफ्टर ऑल इसका इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब और स्पेशली पॉपुलेशन से रिलेशन में जब आप बात करते हैं ना, तो जनरली ये परसेप्शन बनता है कि भैया अगर इनकी पोलोगेमी ऑथराइज है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोर। इज दैट ए फैक्ट? करेक्ट सर। तो सर थोड़ा पीछे जाते हैं कि ये 4 शादी का कहाँ से आया 4 शादी। तो जो प्रॉफिट ने बोला गया है, उसमें ऐसा बोला गया है, ऐसा लिखा है कि आपको 4 शादी या फिर एक से ज्यादा शादी करना तभी अलाउड है, जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हो जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं समाज में। क्योंकि पहले क्या होता था सर, युद्ध बहुत होते थे और युद्ध में मरने वाले पुरुष ही होते थे। तो वो जो इम्बैलेंस हो जाता था जेंडर रेशियो का, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये एक सोल्यूशन था। बट अभी क्या हो गया है कि क्योंकि ये इतना मेल डोमिनेटेड लॉ है, और मेल्स ही सारे हर जगह बैठे हुए हैं, मौलवी हो चाहे मुफ्ती हो, हर जगह, तो वो तो अपने हिसाब से इसको चला रहे, तो इन्होंने वो चला के रखा है। अभी आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि इसके कारण इम्पैक्ट क्या होगा। सर आप समझिए कि इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो क्लियर है एकदम। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे अपना, अगर आपको समझो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती है कि कितने प्राइस में प्रॉपर्टी बिक रही है, पैसा कब मिलेगा, वगैरह सारी चीजें, राइट। तो ऐसा ही मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। तो उसके अंदर सब लिखा होता है कि कितने मेहर देने वाला है हस्बैंड, वगैरह वगैरह। अगर वाइफ की कुछ कंडीशन है तो वो भी उसके अंदर लिखा होता है, हस्बैंड की कुछ कंडीशन है तो वो भी लिखा होता है। तो अभी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो डिवोर्स देना भी उतना ईजी है। इमोशनली ज्यादा कुछ कनेक्शन उतना नहीं है जितना बाकी धर्मों में है। मतलब आप क्रिश्चियनिटी भी देखेंगे और हिंदुज्म भी देखेंगे, तो यहाँ पे शादी का बंधन जो है ना, एक डिवाइन बंधन है। उसको तोड़ना, उसको डिवोर्स करना इतना इजी नहीं है। इवन जू में भी आप देखेंगे ना, तो शादी इज अ डिवाइन रिलेशनशिप। बट इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या है ना, इमोशनल ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो बार बार डिवोर्स करके बार बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स का भी बार बार शादी हो सकती है। आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मेरी 4 वाइफ है, मैंने फिफ्थ वाइफ करने के लिए पहली को डिवोर्स दे दिया, तो नंबर ऑफ डिवोर्स वुमेन काफी बढ़ जाएगा। तो जब डिवोर्स इतना इजी है देना, तो यहाँ पे तो गलती से भी डिवोर्स दे देगा आदमी और वो डिवोर्स हो जाएगा। अगर मैंने दारू पी के 3 बार डिवोर्स बोल दिया, तो वो डिवोर्स हो जाएगा ट्रिपल तलाक के हिसाब से। अभी ट्रिपल तलाक तो चलो बैन है, बट अब तक तो हुआ है वो। बट बाकी जो 3 तलाक है वो तो चल रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो तो चल रहे हैं। खाली ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, जिसमें एक ही बार 3 बार बोल दिया तो तलाक हो जाता था। और बाकी तो इजी प्रोसेस अभी भी है। तो इसका कारण क्या होगा कि समाज में नंबर ऑफ वुमेन हु आर डाइवोर्स विल इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, ओके। उससे ज्यादा वुमेन अवेलेबल हो जाएंगी शादी के लिए। एक वुमेन की अगर 4 बार शादी हो रही है, 3 बार शादी हो रही है, तो उसका बच्चे ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। अगर एक फीमेल की शादी 2 बार हो रही है, 1 बार हो रही है, तो उसमें फर्क है।
उसकी अगर दो शादी हुई, हर शादी में उसको दो बच्चे हुए, तो उसके 4 बच्चे हो गए। अगर उसकी खाली एक ही शादी होती तो उसको 2 या 3 बच्चे हो जाते। तो इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन गणेश जी एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने किसी मुस्लिम स्कॉलर से भी पूछा था और उसने मेरे को कहा कि ठीक है, 4 शादियाँ ऑथराइज हैं हमें शरीयत के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में ये है कि कितने लोग 4 शादियाँ करते हैं। और दूसरा जो मेरा पॉइंट आपसे आएगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुस्लिम जानने वाले हैं, अब आर्मी में कह लो, सिविल में कह लो, उसमें से किसी ने भी एक से ज़्यादा शादी नहीं की। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। अब ऑब्वियसली कुछ लोग तो डेफिनेटली ज़्यादा शादी कर रहे होंगे, एक से ज़्यादा कर रहे होंगे। तो आफ्टर ऑल ऑब्वियसली जो आर्मी ऑफिसर होगा जिनके मैं संपर्क में रहा, तो उनके तो सबके दो दो या तीन तीन बच्चे थे। यू कैन कॉल इट जैसे हम ऐसे वो, नॉट मच ऑफ द डिफरेंस। लेकिन अगर आप बाकी लोगों को देखो, जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ किड्स एंड नंबर ऑफ वुमेन, दैट इज मोर। तो उसकी वजह से वहां पे डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आ सकती है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोर, और नहीं चले फिर वो पॉपुलेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अब ये जो पॉपुलेशन वाला जो सिनेरियो है, इज दैट द ओनली रीजन फॉर मुस्लिम्स टू ऑब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या और भी कोई इशू है जिसकी वजह से वो इसको ऑब्जेक्शन में लेके आते हैं? जैसे ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, तो फिर नेचुरली फिर पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से कम होनी चाहिए। या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, जमायत इस्लामी हिंद ने भी बोला कि ये तो इलीगल होगा। सबके अपने अपने ओपिनियन है। बट पॉइंट ये है कि अगर ज़्यादातर लोग एक से ज़्यादा शादी नहीं करते, तो एक तो फिर उनका ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा शादी करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आपने आर्टिकल 44 बोला है, उसके तहत फिर ये लॉ आना चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आए। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मतलब ऐसा लगता है कि कहीं पे ये रेलिवेंट है, कहीं पे नहीं है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है तो नेचुरली कुछ तो रेलिवेंस इसकी होगी ही। ये ऐसी क्यों बैटल बन गई कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेके आना है बीजेपी के अलावा सारी पार्टीज? तो मतलब ये पॉलिटिकल इशू कहां से बन गया? ये तो एक्चुअली एक सोशल इशू है, और सबको, अगर ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है या फिर लेडीज के फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली ये जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, इसने कहा कि ऐसी कोई भी लेडी नहीं है जो ये चाहे कि उसके घर में दूसरी लेडी आए उसके हस्बैंड की वाइफ बन के। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो उनके फंडामेंटल राइट का तो ये बिल्कुल सप्रेशन करता ही है। तो फिर अगर ये इतना सोशल इशू है, तो इसके ऊपर पॉलिटिकल बैटल क्यों? वाई एवरीबडी शुड नॉट सपोर्ट इट? व्हाट इज द रीजन? करेक्ट सर। सर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश काफी साल तक यहाँ पे रूल किए और उन लोगों ने काफी लॉज भी बनाए। तो पूरा जो लीगल सिस्टम है वो काफी हद तक उन्होंने डेवलप किया था, अलग अलग लॉज जो है। तो वो जब इंडिया को रूल कर रहे थे तो उन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए हिंदू रिलीजन में भी। मतलब उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया, फिर सती रेगुलेशन लाया। तो वो भी जब लॉ बना रहे थे ना सर, वो सारे लॉज हिंदूज को रिफॉर्म करने के लिए बना रहे थे। अभी फॉर सम रीजन उन्होंने मुस्लिम्स को रिफॉर्म करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाया, कोई लॉ नहीं बनाया। या तो उनको लगता था कि इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन होगा और इसके कारण उनकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है वो इनस्टेबल हो जाएगी, राइट। या फिर उनको ये लगता था कि जैसे हम बाहर से आए हैं वैसे इस्लाम भी बाहर से आया है, तो ये हम दोनों तो भाई भाई हैं, हम तो हिंदू को ही पूरा करेंगे चेंज जो करना है। ये दोनों में से कोई रीजन था उनका। अभी आप अभी देखेंगे तो अभी भी क्या है कि बीजेपी को छोड़ के कोई भी पार्टी इनका मुस्लिम लॉ में जो बेसिक चीजें हैं उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उनको बहुत डर है कि इसका अपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, हमारा वोट बैंक एकदम खिसक जाएगा। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और वो उस ब्रिटिश के टाइम से चल रही है। मतलब ब्रिटिश भी उनके लॉ को हाथ लगाने के पहले 4 बार सोचे और उन्होंने लगाया नहीं हाथ। तो वो अभी भी चल रहा है।
कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसके कारण क्या। आपको याद होगा तो राम मंदिर के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता था कि राम मंदिर का निर्णय हो गया तो सड़क पे ये होगा वो होगा, करेक्ट। उसके बाद बोला गया कि 370 हटा दोगे, 370 हटा दोगे तो ये होगा वो होगा। ये सब डराने की और हवा करने की बातें हैं। लेकिन आप अगर किसी भी नॉर्मल मुस्लिम को बात करेंगे, उसकी भी बेटी होगी, उसकी भी बहन होगी, उसके सर पे हमेशा तलवार है कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई है और उसको पति उसका उसको ट्रिपल तलाक देता है, जो आज भी वैलिड है, खाली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है, ट्रिपल तलाक अभी भी वैलिड है। वो खाली 1,000 रुपए उसके हाथ में थमा के, जो कि मेहर की रकम हो सकती है, उसको घर से निकाल देगा 3-4 बच्चों के साथ। तो कहाँ जाएगी मेरी बेटी, ऐसा मुस्लिम आदमी सोचता नहीं होगा क्या। हम्म। बट ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये ओवीसी जैसे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनको खाली लोगों को भड़काना है और धमकियां देते रहनी है कि देखो ये किया तो ऐसा होगा, वो किया तो वैसा होगा। तो ये उनका पॉलिटिक्स का तरीका है, वो वैसे ही करेंगे। बट मेरे को श्योर है सर कि जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिसीजन लेगी तो उसको सारे जो जो जेन्युइन मुस्लिम्स हैं, जो गरीब मुस्लिम्स हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके भी घर में बहन बेटी है। और ये बहन बेटी का ही मामला है, इसके अलावा कोई मामला नहीं है सर। आई थिंक यू हैव गॉट ए वेरी बिग पॉइंट। इनफैक्ट ये जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, ही इज़ वेरी वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट इट। उसने कहा कि ऐसी कोई भी मुस्लिम लेडी नहीं है जो एक्चुअली पॉलीगैमी के फेवर में हो। नोबडी वांट्स। और एक्चुअली क्या हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बाकी सक्सेशन और वो सब प्रॉपर्टी लॉज एंड ऑल दैट, वो सब तो एक तरफ हो गया। जो मेन क्रक्स आ गया ना, वो इस बात पे आ गया कि आप शादी कितनी कर सकते हैं। तो नेचुरली भाई देखो, कोई भी लेडी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने शोहर को किसी के साथ शेयर करे। वो ना कहे, दैट इज ए डिफरेंट पॉइंट। अब नेचुरली सोशल प्रेशर्स दुनिया भर के होते हैं। बट आई थिंक यू गॉट ए वैलिड पॉइंट। अगर ये गवर्नमेंट ये लॉ लेके आती है तो मुस्लिम लेडीज डेफिनेटली इसका फेवर करेंगी। जैसे ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में जो लॉ लेके आई है बीजेपी गवर्नमेंट, विच वॉज ए बिग चेंज, ऐसे ही ये होगा। तो एनी अदर पॉइंट गणेश जी विच एक यू विश लास्ट टू? पॉइंट एक लास्ट पॉइंट ऐड करता हूँ सर। अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे तो टर्की में जो खलीफा थे, उनके जो पीढ़ी है वो टर्की में अभी भी है। तो टर्की उस हिसाब से मुस्लिम इस्लाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट देश है। तो आप टर्की को देखेंगे जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने अब से कम 100 साल पहले पॉलीगैमी को एबॉलिश किया है, मतलब 1926 में। यू और मीन उनके यहाँ पे, कमाल पासा के टाइम पे? हाँ 1926 में हाँ आई थिंक सो। उसी टाइम लगभग कमाल पासा का टाइम लगभग वही अतारुक टाइम है। ओके। अतारुक अतारुक के जो रिफॉर्म्स थे सर, अतारुक। हाँ वही वही, सेम 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 या। हाँ तो, और उसमें सिर्फ बैन नहीं है, उसमें 2 साल का इम्प्रिजनमेंट भी है। ओके। तो मतलब अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हो, और अभी इस्लाम तो बाहर से आया है और टर्की उसका एक काफी मेन डेस्टिनेशन रहा हुआ है इस्लाम का। ओके। तो अगर टर्की में 100 साल पहले पॉलीगैमी बैन हुआ है, तो कौन से बेसिस पे हम इंडिया में अभी भी चला रहे हैं। वेरी बिग पॉइंट, वेरी बिग पॉइंट। और अगर हम थोड़ा और इसको रिसर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से और भी कई कंट्रीज होंगे जहाँ पे या तो पोलीगमी बैन होगी या फिर पोलीगमी इन प्रैक्टिस नहीं होगी। लीगली बैन नहीं होगी मगर वैसे प्रैक्टिस में नहीं होगी। तो इसमें और एक चीज है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस में नहीं है, कहाँ हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं पे नहीं हो रहा है तो आपको ये तलवार उस औरत के सर पे रखनी क्यों है, ये तलवार उस बच्ची के बाप के सर के ऊपर रखनी क्यों है आपको। यस, वेरी बिग क्यों पॉइंट। क्यों उसको, क्यों उसका लाइफ आपको उस तलवार के नीचे पूरा करना है। कि मतलब कोई अगर मेरे को तलाक तलाक बोल देगा तो मेरे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। खाने को नहीं मिलेगा सर उसको, उस औरत को, उसको मेंटेनेंस तो हाँ ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा। नो डाउट और अबाउट। बच्चों को भी नहीं मिलेगा, बच्चों को भी नहीं मिलेगा, बच्चों को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सोचिए कितना क्रुएलिटी है ये आज के टाइम पे। ये कितनी बुरी बात है कि कोई 1,000 रुपए हाथ में दे के अपनी वाइफ को घर से चलता कर दे, ना उसको कोई पूछने वाला है, और बच्चों को भी उसके साथ चलता कर दे। तो ये सोचने वाली बात है। अगर गणेश ऐसा जी, नहीं होगा तो ये तलवार उनके सर पे रखनी क्यों है। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है गणेश जी, लेकिन एक बात हम आपको बताएं इसमें, अभी आई जस्ट गेट दिस थॉट कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेडीज़ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो सस्टेन होंगे अगर बाई एनी चांस यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और पॉलीगमी बैन होती है तो।
दैट इज वन। लेकिन एक बात बताएं, अगर आप देखें मुस्लिम्स के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है ये नेशनल मेन स्ट्रीम में अपने आप को इंक्लूड करने का, कि लुक the way Turkey has done it, why not in India? And since it is not part of our normal practice, let us do it legally. So don't you think it is a very big point of coherence in the entire Indian nation? करेक्ट है सर, लेकिन वो लीडरशिप वहां पे डेवलप ही नहीं हुआ है जो ये चाहे कि हम इस इंडिया के मेन स्ट्रीम में आए। क्योंकि देखिए, अभी इंडिया में 25 करोड़ 30 करोड़ मुस्लिम्स हैं, अभी सबके पास तो हम जाके पूछ नहीं सकते, तो वी नीड लीडर्स हु विल स्पीक लाइक दैट कि भाई हाँ, हमको भी स्ट्रीम लाइन में होना है। तो ऐसे लीडर्स भी तो होने चाहिए, उनको गाइड करने वाले भी तो कोई होने चाहिए। अभी आपको लगता है कि 30 करोड़ मुस्लिम में से कितने लोगों को मालूम है कि टर्की में पॉलीगैमी बैन है? किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। किसको किसको क्या पड़ी है? उनको जो बताया जाता है वही वो सुनते हैं। हाँ इवन पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में भी पॉलीगैमी करना इतना इजी नहीं है जितना इंडिया में। पॉलीगैमी वहाँ पे उन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर रखा है। इम्पॉसिबल है दूसरी शादी करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत लॉज उन्होंने बना रखे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है ना कि जहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र ऑलरेडी बन चुका है, वहां पे तुमको पॉलीगैमी की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे नहीं बना है वहां पे पॉलीगैमी की जरूरत है। ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी एक थॉट प्रोसेस होगा ना। हाँ, ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि भाई हमें तो पॉपुलेशन अपनी बढ़ानी है, तो इसलिए यहाँ पे पोलीगैमी पोलीगैमी जैसे चलनी चाहिए। टर्की में तो 100 साल पहले हो गया है। हम्म, 100 साल तक अभी तक तो बड़े लीडर्स को तो पता ही चल गया होगा। जैसे हमारे बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि मुस्लिम थे, हाँ, उनको तो दैट्स पता एन गुड होगा। पॉइंट। या अभी आई आमिर खान गया था टर्की में, उनके लीडर के घर पे, तो हाँ, उसको तो मालूम अर्डोगान के होगा। घर पे गया था वो। हाँ, उसको तो मालूम होगा कि भाई वहां पे पॉलीगैमी बैन है। तो वो यहाँ की बता सकता है कि भाई देखो, टर्की हमारा जो इतना आइडियल कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वहां पे पॉलीगैमी बैन है। तो वो भी तो छुपा रहा है, वो भी कभी बता नहीं रहा है। अभी इतना डिबेट चल रहा है तो उसने कभी बताया क्या सामने आके? नहीं बताया। तो इसका मतलब एजेंडा भी कुछ हो सकता है इसके अंदर। या तो थैंक यू सो मच गणेश जी, इट हैज बीन ए वंडरफुल इंसाइटफुल डिस्कशन। स्पेशली आपने जो टर्की वाला पॉइंट बताया, और जो कुछ हिडन एजेंडा भी हो सकता है, और जो ओवर्ट एजेंडा ये भी बन सकता है कि लेट वी बी विद द कंट्री, मुस्लिम्स वो भी स्टैंड ले सकते हैं, उनके लिए वो ऑप्शन है, पर वो लेंगे नहीं लेंगे वो तो उनकी लीडरशिप के ऊपर है। सो थैंक यू वंस अगेन, इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। होप यू लाइक दिस conversation. I think that lot many points have come, especially the point about the Turkey. Uh, I will see you in next video, but my earnest request, please like, share and subscribe.